इससे पहले एनवायरनमेंट में हमने आपको ऑड इवन फॉर्मूला, दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण के विभिन्न प्रकार के स्रोत, गैसेस, इन सब पर चर्चा किया। एयर पॉल्यूशन के अंतर्गत आज जो टॉपिक हम शुरू करेंगे वो है भारत एमिशन, भारत स्टेज एमिशन। अब बीएस स्टैंडर्ड्स का नाम आपने सुना होगा, क्योंकि ये अभी चर्चा में आया 2018 से ज्यादा, क्योंकि जब गवर्नमेंट ने अचानक कुछ अनाउंसमेंट हुआ कि BS4 की गाड़ियां बैन होने वाली है और वो बड़े सस्ते रेट में ऑटोमोबाइल्स कंपनियों द्वारा निकाला जाने लगा। हमें अच्छे से याद है एक्टिवा वगैरह जो कि 50,000 के ऊपर की रेंज की गाड़ियां हैं, वो भी 35 से 40,000 के रेंज में सब्सिडी पे जो है ऑटोमोबाइल्स की कंपनी ने निकाला, क्योंकि एक डेट था, उस डेट तक अगर ये गाड़ियां बिक गई, इनका रजिस्ट्रेशन हो गया तो ये वैलिड रहेंगी, नहीं ये गाड़ियां बेकार है। तो जाहिर सी बात है वो गाड़ी बेकार हो जाएगी तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा, सभी के लिए अनयूज हो जाएगा, यानी कि जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वाला है वो भी बेकार, उसका भी बेकार हो जाएगी, और अगर उसके बाद की डेट से किसी ने बेचा भी तो वैधानिक रूप से ठीक नहीं रह जाएगा, तो विधि सम्मत रूप से उचित नहीं रह जाएगा। अतः इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड का प्रयोग करते हुए भारत के जितने भी ऑटोमोबाइल्स कंपनियां थी उन्होंने एमिशन इंजन बनाना शुरू किया। अब इसके पीछे क्या कारण था, भारत स्टेज एमिशन इंजन गाड़ी क्यों बनाए, ठीक है, इसको समझने की बात है। वो था एयर कंट्रोल, एयर में जो पोल्यूशन उसको कंट्रोल करने के लिए। तो एयर में पोल्यूशन की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, मैंने आपको बताया कि किस तरीके की गैसेस बढ़ती जा रही है, एटमॉस्फेयर पोल्यूशन होता चला जा रहा है, पॉल्यूटेड होता चला जा रहा है, और इवन फॉर्मूला तक लगाना पड़ रहा है। तो सब कुछ देखा गया कि देश में जो सबसे ज्यादा पोल्यूशन का जो स्रोत है वो ऑटोमोबाइल्स और इंडस्ट्रीज हैं। तो इंडस्ट्रीज पे तो सीधा रोक नहीं लगाया जा सकता है, बहुत करा जा सकता है, तो उसमें ये कहा जा सकता है कि आप एमिशंस को कम करिए, लेकिन कैसे भी हो जाए इंडस्ट्रीज अगर काम कर रही है तो एमिशन तो करेगा ही करेगा। इतना कर सकते हैं कि इंडस्ट्रीज को स्कैटर्ड कर सकते हैं, तो इंडस्ट्रीज के लिए प्लानिंग बनाया जाना अपनी जगह था, लेकिन जो एक बेसिक प्लानिंग थी वो वर्ल्ड, वो हुई यूरो स्टैंडर्ड की तैयारी, यूरो मानक बनाए गए। यूरो मानक यूरोपियन कंट्रीज द्वारा बनाए गए और फिर वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अपनाया गया। यूरो मानकों के अनुसार स्टैंडर्ड्स बनाए गए जिससे कि एयर के पोल्यूशन को हम काफी हद तक निम्न कर सकें, और इस प्रकार से जो है यूरो नॉर्म्स बनाए गए जिससे जो इंजन्स डेवलप हो रहे हैं, नए प्रकार के इंजन्स जो डेवलप हो रहे हैं वो यूरो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग किए गए हैं। भारत में इन्हें नया नाम दिया, यूरो नॉर्म्स की जगह इन्हें भारत स्टेज एमिशन कहा गया। क्या कहा गया, BS स्टैंडर्ड, यानी भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड। यूरो नामक की जगह भारत में इससे पहले तो स्टार्टिंग में यूरो ही नाम दिया गया, बाद में इसको जो है भारत स्टेज स्टैंडर्ड्स का नाम दिया गया, और इसके तहत धीरे धीरे टोटली क्लीन एटमॉस्फेयर, क्लीन पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां विकसित किया जाए, यानी ऐसे इंजन लगाए जाए गाड़ियों में जो टोटली क्लीन डीजल और क्लीन पेट्रोल का प्रयोग करें। तो ये एमिशंस के इंजन्स ऐसे बने जो इंजन्स में ये पेट्रोल पड़ेंगे तो ऐसे पेट्रोल से एमिशन जो कार्बन का है वो लेस होगा, कार्बन एमिशन को लेस करने के लिए इसका विकास किया गया, ये मानक तैयार किया। अब इन मानकों को एक बार की नहीं अप्लाई किया जा सकता, क्योंकि यहाँ आप सबको पता है कि हम डेवलपमेंट को अचानक रोक नहीं सकते। संपोषणीय विकास की नीति अपनाया गया, संपोषणीय विकास के गोल्स बनाए गए जिसमें कहा गया कि डेवलपमेंट एक बार की खत्म कर देंगे या हम पूरी औद्योगिक गतिविधियां या ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज को शून्य कर देंगे तो हमारा डेवलपमेंट शून्य हो जाएगा। अतः इन्हें धीरे धीरे हम बैक स्टेज पे ले जाएं और इस तरीके से ले जाएं जिससे कि वर्तमान के साथ साथ हमारे भविष्य में आने वाली संतति के भी सारे रास्ते डेवलपमेंट के खुले रहें। तो इनको एक स्टैंडर्ड के साथ, एक टाइम पीरियड के साथ धीरे धीरे डेवलप किया जाए, धीरे धीरे इन्हें लाया जाए, लागू किया जाए। तो धीरे धीरे लागू करने के दृष्टिकोण से ये एमिशंस के टाइम पीरियड स्टैंडर्ड्स बनाए गए, जिसमें यह कहा गया कि सबसे पहले हम इन मानकों को 2000 में, यानी भारत में यूरो 1 स्टैंडर्ड 2000 से शुरू हुआ, 2000 में लाएंगे, और उसके बाद फिर भारत स्टेज 2, यानी भारत स्टेज 1 नहीं, हमने पहले यूरो 1 नाम रखा था, बाद में फिर ये हुआ कि इसे भारत के नाम के अकॉर्डिंग जो है भारत स्टेज 2 कर दें। पहले इंडिया 2000 नाम से रखा गया, यानी भारत स्टेज 1 को इंडिया 2000 के नाम से जाना जाता था।
फिर इंडिया 2000 की जगह भारत स्टेज 2 कर दिया गया, स्टेज यूरो 2 को, फिर भारत स्टेज 2, और फिर यूरो 3 को भारत स्टेज 3, फिर यूरो 4 को भारत स्टेज 4, और फिर यूरो 5 को भारत स्टेज 5, और यूरो 6 को भारत स्टेज 6। अब 6 परिमाप बनाए गए। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, सिर्फ 6 परिमाप बनाए गए। ये नहीं किया गया कि अब यूरो 7 आएगा, यूरो 8 आएगा, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है आपके माइंड में और क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता है। तो अगला स्टैंडर्ड माना, क्योंकि एक स्टैंडर्ड सेट किया कर दिया गया कि इतने तक हमें ले जाना है। अब यह प्रक्रिया तुरंत नहीं होगी, समय लेगी, इसलिए 20 साल के में इसको धीमे 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 अप्लाई किया जाएगा, जिससे कि जो व्हीकल्स हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं, वो पूरी तरीके से चौपट ना हो जाए, उनकी इंडस्ट्री भी बची रहे और एनवायरनमेंट भी सुरक्षित रहे। तो 2000 से लेके सन 2000 तक, अप्रैल 2000 तक, ठीक है, इसको मानकों को अप्लाई किया गया देश भर में। और 2020 में अप्रैल 2020 यानी कि सन 2000 से लेके 2020 अप्रैल 2020 में पूरी तरह से BS6 स्टैंडर्ड माप लागू हो गए, जिसके तहत पूरे देश में अब इन्हीं माप की गाड़ियां बिकी। यानी अब आज की डेट में अगर आप जाते हैं और कोई आपको BS4 की गाड़ी दे दे, ठीक है, आप पुराने स्टैंडर्ड की गाड़ी ले लेंगे, वो नया रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे, पुरानी गाड़ी बात अलग है, पर नया रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे तो तुरंत ही वो इनवैलिड हो जाएगी, और अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन किया भी तो वो उसके खिलाफ एक्शन होगा। तो कोई भी पुराने मानकों की नई गाड़ी सेल नहीं कर सकता। वो पुरानी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन अलग बात होगा, नाम बदलना एक अलग बात होगा, लेकिन न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर द BS स्टैंडर्ड 4 नहीं हो सकता। 4 क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 5 स्किप कर दिया। 5 को लाने से पहले ही ऑटोमोबाइल्स कंपनियों ने एक साथ बैठक किया, सरकार से कहा कि बीच-बीच में अचानक आप ऐसे गाड़ी के मानक बदलते हैं तो हमें गाड़ियां बनाना पड़ता है, तो मार्केट में बिकती नहीं, तो सब्सिडी में बेचना पड़ता है। फिर वो होता है कि लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि भाई रख जाओ, काहे 2 साल में जब बदल रहा है स्टैंडर्ड, तो बहुत इमरजेंसी है तो लेंगे, और नहीं कहेंगे चलो भाई BS6 लेंगे तो 6 फाइनल रहेगा, तो फिर पता चलेगा बिक ही नहीं पा रहा है। इसलिए अब बेहतर हो कि आप यूरो स्टैंडर्ड जो है 5 यानी भारत स्टेज 5 को स्किप कर दीजिए। तो सरकार ने इनकी बातें मान ली और इसको इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश फॉलो किया। आदेश देते हुए BS5 की जो स्टैंडर्ड के मानक थे उनको पूरी तरह से स्किप कर दिया गया और सीधा BS6 के स्टैंडर्ड की गाड़ियां मार्केट में उतारी। ठीक है, अब जरा इनको नोट्स के थ्रू देखते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ पे नोट्स है, भारत चरण उत्सर्जन मानक, भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड, भारत सरकार द्वारा स्थापित किए गए उत्सर्जन मानक हैं जो मोटर वाहनों सहित आंतरिक दहन इंजन और स्पार्क इग्निशन इंजन उपकरण से वायु प्रदूषकों के उत्पादन को विनियमित करने के लिए बनाए गए हैं। इसके अंतर्गत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय और जलवायु परिवर्तन के तहत मानकों और कार्यान्वयन की समय सीमा निर्धारित की जाती है। अभी मैंने आपको बताया ही कि ये क्या है, यूरोपीय नियमों के आधार पर। तो सबसे पहली बात, इन्हें बनाया गया, कहाँ विकसित किया गया? यूरोप में विकसित किया गया, यूरोपीय नियमों के आधार पर। मानकों को पहली बार भारत में सन 2000 में पेश किया गया था। इन मानकों को सबसे पहले कब लाया गया? सन 2000 में बनाया गया। तब से प्रगतिशील कड़े मानदंडों को लागू किया गया। मानदंडों के लागू होने के बाद निर्मित सभी नए वाहनों को विनियमों के अनुरूप होना पड़ता है। अक्टूबर 2010 से भारत स्टेज 3 मानदंडों को पूरे देश में लागू किया गया। सबसे ज्यादा कड़ाई की गई सन 2010 से, जब भारत स्टैंडर्ड 3 मानदंड पूरे देश में लागू किया गया। 13 प्रमुख शहरों में अप्रैल 2010 से भारत स्टेज 4 उत्सर्जन मानदंड लागू हो गए और अप्रैल 2017 से इसे पूरे देश में लागू किया गया। तो स्टेज 4 जो है वो 2017 से लागू हो गया और 2016 में भारत सरकार ने घोषणा की थी कि देश में BS5 मानदंडों को पूरी तरह से छोड़ दिया जाएगा और BS6
6 मानदंड को 2020 तक अपनाया जाएगा, जिसके तहत अपने एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल सन 2020 से पूरे देश में उत्सर्जन मानक भारत स्टेज 6, ये 6 के अनुरूप, 6 कर लीजिएगा, 6 के अनुरूप मोटर वाहनों की बिक्री, सॉरी 4 के अनुरूप, सही है, 4 के अनुरूप मोटर वाहनों की बिक्री और पंजीकरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये लीजिए नोट्स लीजिए। एक और 15 नवंबर 2017 को सार्वजनिक तेल विपणन कंपनियों के परामर्श से भारत के पेट्रोलियम मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2020 के बजाय 1 अप्रैल 2018 से ही दिल्ली के एनसीटी में BS 6 ग्रेड ऑटो ईंधन की तारीख को आगे लाने का फैसला किया और ये बात स्पष्ट कर दिया गया कि चलिए अब BS 5 को हटा करके BS 6 को भी अपना लिया जाए। और ये मैंने एक टेबल बना दिया है जिसमें सारी बातों को संक्षिप्तीकरण कर दिया है, ठीक है, जिससे कि इजी हो जाएगा। डेट्स कब कैसे क्या थे, BS 1 नहीं बोला गया, उसे इंडिया 2000 में कहा गया, दैट इज यूरो 1, 2000 में पूरे देश में लागू हो गया यूरो 1, यानी कि 2000 में इससे पहले जो गाड़ियां थी सन 2000 से बैन कर दिया गया और ये कहा गया कि अब सन 2000 से अगले 4 साल लगभग, 3 साल तो था ही, लेकिन एक प्रकार से 4 से 5 साल तक में पूरे देश में लागू होगा। तो पहला जो यूरो 2 था वो अगले 5 साल के अंतर्गत, अब इसमें भी कई स्टेज में, जैसे कि 2001 में एनसीआर आप जानते ही, नॉर्दर्न कैपिटल रीजन जो बोला गया है, हाँ, उसके बाद मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में, यानी जो प्रमुख महानगर थे जहाँ प्रदूषण का स्तर सबसे ज्यादा पाया जाता है वहां पर। उसके बाद एनसीआर के साथ साथ 13 प्रमुख शहर और कुछ शहरें जोड़े गए, 13 प्रमुख शहर यहाँ पे मैंने शॉर्ट में बना दिया, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, सूरत, कानपुर, लखनऊ, शोलापुर, जमशेदपुर, आगरा। अब ये 13 प्रमुख शहर, इनको लागू किया गया अप्रैल 2003 में यूरो 2 को, और फिर अप्रैल 2005 नेशन वाइड यानी पूरे देश में भारत स्टेज 2 मानक लागू हो गए। इसके बाद यूरो 3 ये मानक उसी प्रकार से अब सीधा 13 शहर प्रमुख शहरों को ले लिया गया और ये 2 चरण में होने लगा, यानी कि अप्रैल 2005 में 13 प्रमुख शहर और फिर उसके बाद नेशन वाइड जो है 2010, तो 5 साल बाद लगभग। इसके बाद फिर यूरो 4 जिसे हम भारत स्टेज 4 कहेंगे, ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन मत करिएगा। यूरो 1 इंडिया 2000, यूरो 1 ही भारत स्टेज 1 है। भारत स्टेज 1 अगर आ भी जाता है तो आप जानते रहिएगा कि वो यूरो 1 की बात हो रही है, ठीक है ना। उसके बाद यूरो 2 को भारत स्टेज 2 कहा गया। नेक्स्ट यहाँ पर फिर भारत स्टेज 4 वो पूरे देश में 4 अप्रैल 2017 से लागू हो गया। मुझे अच्छी तरीके से याद है, ये टाइम था जब ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज में काफी बदलाव था और उस समय लोगों ने मोटरसाइकिल, एक्टिवा बहुत सस्ते में, पूरे देश में एक दौड़ भाग हो रही थी। हमारे कोचिंग से 2-4 स्टूडेंट्स ने कहा सर एक्टिवा बड़ी सस्ती बिक रही है, 33,000 रुपए, 34,000 रुपए। तो मुझे भी लगा 33,000, 34,000, 37,000 में कैसे कोई गाड़ी बिक सकती है। हाँ, क्योंकि यह बात किसी को पता नहीं था। अभी चल तो रहा था इतने समय से, लेकिन जब क्रांतिकारी रूप से कोई चीज सस्ता हुआ, लाभ हुआ, फायदा हुआ, तो मैंने भी पढ़ना शुरू किया कि भारत स्टेज तब हमें लगा ये BS स्टैंडर्ड 1, BS 1 क्या है, तो संयोग से ऑटोमोबाइल्स की शॉप पर ये देखने के लिए कि गाड़ियों का जहाँ बिक्री हो रहा था तो क्या सचमुच है। तो मैंने उससे पूछा, जो रिप्रेजेंटेटिव था शॉप पर, बता रहा था, गाड़ियां दिखा रहा था। मैंने कहा अच्छा, उसने कहा ये BS 4 का मानक है सर, अभी बस कुछ दिन के बाद ये खत्म हो जाएगा, ऑफर है, ले लीजिए BS 4 के, BS 6 आ रही है, BS 4 जो है लास्ट कुछ पीसेस बची हैं, इसलिए कंपनी निकाल रहा है। तो मैंने कहा BS का फुल फॉर्म,
एक क्वेश्चन था बीच में तो प्रयास करा करें एकदम पूछा करें। अच्छा ठीक है बताएं सर, बाद में पूछेंगे। पूरा कवर हो जाए लेक्चर। तो दैट मैंने उससे क्वेश्चन पूछा कि ये बीएस का फुल फॉर्म क्या है, तो उसको नहीं पता था। जाहिर सी बात है, किसी को नहीं पता था, ना बेचने वाले को पता था ना लेने वाले को पता था, बस बीएस बीएस बीएस। तो इसको फिर बाद में मैंने देखा, स्टडी किया, तो भारत स्टेज था, तो भारत स्टेज एमिशन बीएस का स्टैंडर्ड मानक होता है। तो बीएस स्टैंडर्ड, फिर उसके बाद से फिर अचानक ये हो गया कि BS5 आएगा ही नहीं। ये देखिए BS5 जो है यूरो 5 टू बी स्किप, उसे पूरी तरीके से स्किप कर दिया गया। और 2018 में BS6 दिल्ली में आया, फिर 19 में पूरा नॉर्दर्न सेंट्रल रीजन में, और उसके बाद फिर 2020 में जब कोरोना था, उसी पीरियड में चुपके से ये अपना काम कर ले गया। और अचानक एक बार की जो है, पता ही नहीं चला, लॉकडाउन के दौरान ही जो है मानक बदल गए। ऑटोमोबाइल्स कंपनियां ये बड़ा आशा लगाई थी, बल्कि काफी लोग, हम भी सोच रहे थे ऑफर का पीरियड का, कि जो अप्रैल 2020 में देंगे, कोई बाइक लिया जाएगा या कोई गाड़ियां लिया जाएगा। मैम एक्टिवा कह रही थी, मैंने कहा चलो ठीक है दिला देंगे। अप्रैल 2000 में जब एकदम लास्ट रहेगा ना, उसके 1-2 दिन पहले कंपनियां ऑफर निकालेंगी, क्योंकि बीएस स्टैंडर्ड जो है वो बुरी तरीके से बदल रहा है और 4N हो रहा है, तो अब इसको ले लिया जाएगा चलकर। लेकिन तो फिर 5 का नाम चेंज करके 6 भी तो कर सकते थे। नहीं कर सकते, क्योंकि इंजन की जो, अरे ऐसे कर लेंगे क्या, गाड़ी का नाम तो जब वो आया ही नहीं तो उसका कुछ प्रोसेस ही नहीं हुआ, तो ये 5 स्किप करने का क्या मतलब है? मतलब था ना, ये 4 के बाद ये हुआ कि पहले 5 आएगा, 5 आता तो फिर ये होता है कि नए प्रकार के इंजन आए और उनको भी जल्दी से 1-2 साल में हटा दिया जाए, क्योंकि आप देख रहे टाइम पीरियड 17 से 20, अब 3 साल के अंतर्गत 2 इंजन मॉडल्स आते, तो 3 साल का मतलब 1 साल के अंदर गाड़ियां बिक जाए। अब होता ये कि जो गाड़ियां हैं या कंपनियां बनाने वाले, वो स्टॉक में बनाते हैं कि एक बार बनाया तो 3-4 साल तक में वो बिकता रहता है, क्योंकि गाड़ियां सड़ती तो नहीं, जब शोरूम में खड़ी हैं तो सड़ नहीं जाएंगी, कोई आलू प्याज तो है नहीं कि सड़ जाएगा, वो पड़ा रहेगा तो भी दिक्कत नहीं है, फ्रेश है, मॉडल है, इंजन है, बदल दिया। लेकिन बाकी सबका कवर ओवर तो चलिए सब सही है, पर जो मेन इंजन है, इंजन वो इम्पोर्टेंट है, इंजन के आधार पर उसका स्टैंडर्ड 1 2 3 होगा। तो वो अभी तो कौन ले रहे हैं लोग सर? किस स्टेज का इंजन मार्केट बिक रहा है लेटेस्ट में? वही तो बता रहा हूँ, आप देखिए ना, अब तो 6, उसी की तो पूरी कहानी समझा रहा हूँ। अप्रैल 2020 से 6 स्टैंडर्ड का जो है गाड़ियां बिक रही हैं, और अब हम लोग जो भी खरीदेंगे वो भारत स्टेज 6 के ही मानक को खरीदेंगे। अगर हमने 4 किसी से खरीद लिया, मान लीजिए कि कोई ऑटो शॉप वाला पुराना रखा है, पुरानी इंजन की गाड़ी दे भी देता है, सस्ते में भी दे दे, लेकिन वो गाड़ी का इंजन, उसका इंजन जो चेसिस नंबर होता है उसके अकॉर्डिंग जो डिटेक्ट हो जाएगा। आप सोचेंगे चोरी से करवा लें, आप कैसे करा लेंगे? चेसिस नंबर होगा, वो नेम नंबर पे कुछ पॉइंट होगा, उसका पकड़ होगा, ट्रेसिंग हो जाएगी। ये तो भारत स्टेज एमिशन 6 की गाड़ी नहीं है, 4 की गाड़ी है या 3 की गाड़ी है, तो तुरंत इसका रजिस्ट्रेशन। सर क्या कारण है कि जैसे जैसे इंजन हम लेटेस्ट में जितने नए मॉडल आते जा रहे हैं, इंजनों की साइज छोटी होती जा रही है। पहले इंजनों की साइज बड़ी होती थी, अब इंजनों की भारत स्टेज 6 आया, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा, छोटे पे साइज छोटी होती जा रही है सर, ऐसा क्यों हो रहा है? पहली बात तो 8 और 9 7 नहीं आएगा, 6 को बना दिया गया है। एक मैं बात कह रहा हूँ ऐसे ही। बाकी साइज छोटा हो रहा है या तो काफी हल्की हो रही है, ये ये प्रदूषण से उसका मतलब नहीं है भाई। अब डेवलपमेंट हो रहा है, धीरे धीरे इंजन की साइज छोटी की जाएगी, कम स्पेस में ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी हो जाए, वो सारी डेवलपमेंट के एस्पेक्ट है ना, उस पर प्रदूषण से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हाँ क्या कह रहे थे? इससे फायदा है सर, जितना छोटा इंजन है उतना फायदा रहेगा। क्या जी, रिपीट जितना इंजन छोटा रहेगा उतना फायदा रहेगा। हाँ हाँ, अब ये हमें नहीं पता है, जितना इंजन छोटा होगा फास्टर होगा, इंजन क्या होगा, इंजन की एक्टिविटी से हमसे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इतना से मतलब है कि भारत स्टेज एमिशन जो है वो कैसे लागू हुआ, किस तरीके से लागू हुआ। हाँ गुलशन कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। अरे सर अभी बहुत स्टेज बढ़ेगा, अभी कई स्टेज आएंगे। एक मिनट, एक समय में एक व्यक्ति क्वेश्चन करेगा, क्योंकि चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, मुझे समझ में नहीं आता, सुनना मुश्किल हो जाता है,
और अपनी तरफ से म्यूट रखिए, सब लोग म्यूट रखिए। हाँ बोलिए गुलशन। जिसकी बिक चुकी है वो रजिस्टर्ड हो चुका है, अब वो रजिस्ट्रेशन अगर नहीं कराया है तो वो इलीगल हो गई गाड़ी, इसीलिए रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। रजिस्ट्रेशन है, जैसे मेरी गाड़ी है, मेरी बाइक मैंने कब का लिया है, सन 2001 की है, तो 2001 में तो मैं यूरो 1 का हूँ ना, हाँ ठीक यूरो 1 में था, तो यूरो 1 की गाड़ी है मेरी जो बाइक है। और अब हाँ अब ये जो एक नया फैक्ट आया जो अभी मोदी गवर्नमेंट ने कहा वो ये कि पिछले 10 साल पुरानी जो गाड़ियां होंगी वो भी 4 व्हीलर्स वो इलीगल हो जाएंगे, यानी उनके जो इंजन्स लगे हैं वो वैलिड नहीं होंगे। अब ये बहुत गलत स्टेप गवर्नमेंट ने उठाया है, क्योंकि 10 साल पहले की जो गाड़ियां हैं, ठीक है ना, वो आप इलीगल कर देंगे तो क्या हर आदमी 10 साल में गाड़ियां खरीद सकता है? एक ये स्टैंडर्ड देखा जाए, एक नॉर्मल फैमिली वाला व्यक्ति पूरे लाइफ में जाकर के जब प्रोविडेंट फंड वगैरह पाता है, रिटायर्ड होने लगता है, तब एक गाड़ी और एक मकान छोटा सा बनाता है, और उसके बाद अब उसकी लाइफ एंड से हो गई। और जो 4 व्हीलर्स होती है वो काफी लंबी चलती है, वो कोई 10 साल के लिए नहीं होती, कुछ लोग मेंटेन करके रखते हैं, अपना ओकेजन्स पे निकालते हैं, किसी न किसी फंक्शन पे जाते हैं तब निकालते हैं, बहुत ज्यादा यूज नहीं करते कि उसे टैक्स यूज करें। तो ऐसे में ये गलत स्टेप होगा। अब इसमें सरकार ने इसलिए ऐसा स्टेप उठाया हुआ क्योंकि ऑटोमोबाइल्स कंपनियों को बहुत बड़ा घाटा हो रहा है। पिछले लॉकडाउन में स्थिति है कि जीरो जो है चला गया, कंपनियों का बेनिफिट ही नहीं हुआ, एक कार देश में नहीं बिकी, कई महीने ऐसे 2-1 महीने रह गए जिसमें एक कार नहीं बिकी हो, तो आप समझ सकते हैं इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, और अगर 4 व्हीलर नहीं बिकेगी तो क्या होगा। लेकिन ना बिके इसकी वजह से जो है उनको लाभ देने के लिए आमजन को नुकसान किया जाना ये ठीक नहीं है। खैर स्टैंडर्ड्स कुछ और बनाए जा सकते हैं कि आप नई गाड़ी जो अब लेगा, अब जो नई गाड़ी लेगा वो अगले 10 साल के बाद उसको इनवैलिड होगी, तो लेते समय हमें पता होगा वो ठीक होगा। पर जिसके पास है, मान लीजिए कोई 5 साल 6 साल पुरानी गाड़ी खरीदने जा रहा है तो खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि कहेगा पहले या खरीदेगा तो बहुत सस्ते में खरीदेगा, तो इस तरीके से वो गलत है। फिर वो दूसरा क्वेश्चन है, टॉपिक है, तो कुल मिला के यहाँ भारत स्टेट स्टैंडर्ड जो यूरो 6 है वो अब मानक लागू हो चुके हैं, वो अप्रैल 2020 से पूरे देश में लागू। The above standards apply to all new 4-wheel vehicles sold and registered in the respective regions. सभी 4 व्हीकल्स, अब ये ध्यान रखिएगा ये जो मानक हैं ये अब पूरी तरीके से 4 व्हील्स पर लागू हो चुके हैं। और in addition, the National Auto Fuel Policy introduces certain emission requirements for interstate buses and routes originating or terminating in Delhi or other than 10 cities. और यहाँ तक भी हो चुका है कि जो 6 मानक की गाड़ी नहीं होगी वो इन बड़े शहरों में नहीं जा सकेगी, तो दिल्ली सहित उसके 10 शहर जो और भी प्रदूषण से ज्यादा ग्रसित है वहां पर बड़ी गाड़ियां ये इंजन की मानक की नहीं जा सकेंगी। प्रोग्रेस ऑफ एमिशन स्टैंडर्ड्स फॉर 2 and 3 व्हीलर्स, और इसी के साथ साथ जो है ये 2 और 3 व्हीलर्स पर भी अब अप्लाई हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर एक और शॉर्ट मैंने डेट्स का बना दिया जिसमें और याद आसानी से हो जाए, तो भारत स्टेज 2 यूरो 2 1 अप्रैल 2005 से पूरे देश में लागू हो गए। 2 और 3 व्हीलर्स की बात भी कर रहे हैं, 2 और 3 व्हीलर्स पर ये भी लागू नहीं था, लेकिन फिर साथ में से 2 और 3 व्हीलर्स पे भी लागू कर दिया गया। फिर उसके बाद भारत स्टेज 3 2010 से, और भारत स्टेज 4 2017 से, भारत स्टेज 6 क्योंकि 5 को स्किप कर दिया गया जिसे यूरो 6 नाम दिया गया, अप्रैल 2020 से विद मैंडेट यानी अनिवार्य कर दिया गया। तो अब देश में कोई भी गाड़ी चाहे 2 व्हीलर चाहे 3 व्हीलर चाहे 4 व्हीलर खरीदी जाएगी, नहीं बेची जाएगी, तो उसका रजिस्ट्रेशन तभी होगा जब वो यूरो 6 या भारत स्टेज 6 मिशन से स्टैंडर्ड हो। क्लियर? ऑलराइट, अब किसी को कोई क्वेश्चन है तो नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, दैट इज वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण। जल जीवमंडल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण यौगिक है। एक तरफ तो यह सभी प्रकार के जीवों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण तथा आवश्यक पदार्थ है, तो दूसरी तरफ यह जीवमंडल में पोषक तत्वों के संचरण तथा चक्रण में सहायता करता है। जल बिजली के निर्माण, नौका परिवहन,
फसलों की सिंचाई, सीवेज का निपटान आदि के लिए महत्वपूर्ण होता है। जल प्रदूषण के स्रोत, सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, जल की गुणवत्ता को कम करने वाले तत्वों को जल प्रदूषक कहते हैं। इनको कई आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है, जैसे प्रदूषण के स्रोतों के आधार पर औद्योगिक प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, औद्योगिक अपशिष्ट जल यानी जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है, रासायनिक प्रदूषक जैसे क्लोराइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, अमोनिकल नाइट्रोजन, अमोनियम नाइट्रोजन आदि, भारी धात्विक पदार्थ, अब यही है भारी धातु, हैवी पार्टिकुलेट मैटर्स, पार्टिकुलेट मैटर्स यथा पारा, सीसा, जस्ता, तांबा, कार्बनिक, रासायनिक, यौगिक, रेडियो एक्टिव अपशिष्ट। तो ये सारी चीजें जो जनरली होता ही यही है कि आप कल कारखानों, फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रीज में वर्क हो रहा है। अब मान लीजिए कि कोई दवा बनाने वाली कंपनी है, फैक्ट्री है, वीडियो ऑन करिए, डोंट शट द वीडियोस, सारा इंडू ओपन योर वीडियोस। तो अब मान लीजिए एक कंपनी है जो कि दवा बनाती है, तो दवा बना रही है, तो दवा में जब वो प्यूरिफाइंग करेगा, फर्टिलाइजिंग करेगा, बहुत कुछ प्रोसेस करेगा, तो प्रोसेस करने के बाद जो बायो प्रोडक्ट्स हैं, बचे हुए तत्व हैं, वो उसका प्रयोग किसी प्रकार से नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? उसको गार्बेज के रूप में कहाँ फेंक देंगे? नाली में फेंक देंगे। नाली से वो निकल के चला जाएगा, नदियों में जाके लीन हो जाएगा। अब ये ऐसे तत्व हैं जो कि दवा के अंश, और अगर दवा सही समय पे सही जगह लगे तो हमारे लिए सुरक्षा है, हमारे लिए लाभदायक है। लेकिन अगर वह गलत समय पे प्रयोग किया जाए तो नुकसानदायक है। अब इतने छोटे तत्व हैं, जनरली मनुष्य उसको नहीं पीने जा रहा है, या मनुष्य नदियों के अंतर्गत विलीन होने के बाद अगर उसका सेवन भी कर लेता है तो पता नहीं चलता। लेकिन छोटे छोटे जो जलजीव हैं, छोटी छोटी मछलियां, झींगा मछलियां, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो समुद्र में या नदियों में हैं, उनके लिए तो वो एक प्रकार से टॉक्सिक हो। फिर ये रिएक्टेंट्स भी हैं, रिएक्ट भी हो जाते हैं। जैसे कोई चीज एकदम समय के बाद किसी अन्य तत्व से मिल गया, ठीक है, अगर कोई एक केमिकल दूसरे केमिकल से मिला, रिएक्ट कर जाएगा। उस रिएक्ट होने का भी परिणाम हो सकता है कि वो टॉक्सिक हो जाए, जहरीली हो जाए। तो इस प्रकार से देखा गया कि बड़े पैमाने पर जो ये सीवेज से निकाला गया बायो प्रोडक्ट्स, या जो इंडस्ट्रियल से निकाला गया जो बायो प्रोडक्ट्स हैं, जो फेंक दिए जा रहे हैं, गार्बेज किया दिया जा रहा है, डंप किया जा रहा है, ये काफी हद तक, और इसका बड़े पैमाने पे। अब मान लीजिए साबुन बनाने वाली कोई फैक्ट्री, कारखाना है, साबुन बना रहा है, बड़े पैमाने पे साबुन डेवलप कर रहा है, उसके बाद वो क्या करेगा? गंदगी को कहाँ फेंकता है? निकाल देता है। अब वो जाएगा नदियों में, पानी में मिलते हुए। एक छोटे छोटे कल कारखाने, लैया बनाने वाले, जलेबी या छोटे छोटे जो डायमंड बनाने वाले, वहां पे भी क्या हो रहा है? जो गंदगी सब निकाल के कहाँ फेंका जा रहा है? नालियों में फेंका जा रहा है। अब वो प्रोडक्ट्स जो भी है, अगर वो डिग्रेडेबल है, जो घुलित है, चलिए वो घुलनशील हो जाएगा, लेकिन नॉन डिग्रेडेबल है और टॉक्सिक है तो बहुत बड़ा नुकसान है। उसका छोटा सा अंश हमें तो नहीं नुकसान करेगा, लेकिन उसका छोटा छोटा अंश छोटे छोटे जीव तत्वों को हानि पहुंचाएगा, और ये बड़े पैमाने पे इंडस्ट्रियल गतिविधियों में देखने को हमें मिल रहा है। इसके बाद कृषि में उपयुक्त जो प्रदूषक है, पॉल्यूटेंट्स, वो उर्वरक, अब फर्टिलाइजर्स प्रयोग किए जा रहे हैं जिससे कि फर्टिलाइजर बढ़े, जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए। तो ऐसा अक्सर होता है, और अब तो बहुत आए थे, क्योंकि पहले तो फर्टिलाइजर्स थे नहीं हमारे पास, लेकिन अब फर्टिलाइजर्स हैं। तो फर्टिलाइजर्स के प्रयोग से क्या होता है? मिट्टी की जो मृदा की प्रोडक्शन लेवल है वो बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन लेवल बढ़ जाएगा, लेकिन जो ये फर्टिलाइजर्स डाले गए ये केमिकल्स हैं, कहीं ना कहीं से ये हमारे अंदर भी इनके फूड के माध्यम से चले जाएंगे, और ये केमिकल्स भी नुकसानदायक हो जाएंगे। कवकनाशी यानी फंगीसाइड्स, ये भी दवाई हैं जो फंगस को लगने से रोका जाता है। अभी देखा जाता था अनाज है, बढ़िया लहलहाती है, उस पर फंगस लग गया, फंगस लग गया तो बेकार हो गया, तो भाई फंगीसाइड्स को डाला गया। अब अगर हम ये 24 घंटे सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ तक कि सोते जागते सपने में भी सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी मैं आया, मैंने देखा कि यहाँ टेबल पर जो है फंगस लगा था, 3 दिन 4 दिन के बाद मैंने देखा फंगस लग गया। मैंने कहा व्हाइट फंगस है, एक तो डर भी लगता है, व्हाइट फंगस आ गया है यही। तो
केमिकल का छिड़काव किया, मैंने सैनिटाइजर का छिड़काव किया, तो ये लगा कि ठीक है, लेकिन फिर हमने इसको ऐसे किया और इसे हमें कई बार मुंह पे हाथ पोंछ रहे, तो ये केमिकल्स हमारे बॉडी में भी जा रहे हैं कहीं ना कहीं विधि माध्यम से, तो ये एक प्रकार से नुकसानदायक, टॉक्सिक हो सकते हैं, इनकी मात्रा ज्यादा हो, और पौधे इनको सेवन करेंगे तो भी उनके लिए भी टॉक्सिक है। इसी तरह से जीवाणुनाशी, फसलों को अवशिष्ट भाग इत्यादि इत्यादि जो भी है, ये सब कुछ कृषि से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड पॉल्यूटेंट्स कहलाएगा। फिर नगरीय प्रदूषक, अर्बन पॉल्यूटेंट्स, ये तो बहुत बड़ी मात्रा में विभिन्न प्रकार के आयन जो कि नगरीय सीवेज जल में उपस्थित होते हैं। अब होता क्या है कि सीवेज है उसमें हर प्रकार से गंदगी जा रहा है, घर का भी कचरा पूरा डाल दिया जा रहा है सारा। अब घर में हमने साबुन से कपड़ा धुला, जनरली लोग धुलते हैं, हार्पिक लगा रहे हैं साफ करने के लिए। हार्पिक क्या है? एसिड है। अभी एसिड जो है वो घुलनशील है कि नहीं, जल के अंदर जाएगा तो उसकी मात्रा बहुत कम हो जाएगी, वो हमें डायरेक्ट तो पता नहीं चल रहा है, हमारा तो उसने फ्लश साफ कर दिया, लेकिन जो एसिड हमने डाला है वो पानी में चला गया। अब पानी में जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं, अब ये जरूरी नहीं कि सभी जीव जंतु हानिकारक है, तो जीव जंतु अपना जीवन भी जी रहे हैं जिनसे हमारा कोई नुकसान नहीं, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया ना कि एक जीव वैसे भी दो जीवों का मिलन जिससे एक नुकसानदायक नहीं है, तो ऐसे भी जीव हैं, सभी परजीवी नहीं है, ठीक है, सहजीवी भी बहुत से। अब वो जीव बिना मतलब मारे जाएंगे। अब आप कहेंगे मर जाने दीजिए, तो भाई देखिए इस सृष्टि में हर चीज का एक कंपोजिशन बना है, उसका क्या नुकसान होगा वो हमें नहीं पता चलता। हम गैसेस को तो देख ले रहे हैं कि ओजोन फटने लगा, तमाम चीजें, लेकिन वो जीव जो अंदर बैक्टीरिया वायरस के रूप में भी है, सभी वायरस खराब नहीं, सभी बैक्टीरिया खराब नहीं है, इसी तरह सभी जीव तत्व जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है खराब नहीं है, नुकसानदायक नहीं है। हो सकता है उनसे इन्हीं तत्वों से कोई रिएक्शन हो जाए जिनसे इनमें कोई म्यूटेशन हो जाए और ऐसे वायरस पैदा हो जाए जैसे कोरोना, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है ये सारी चीजें जो आज हम फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ये किसी ना किसी प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक रूप से जो डिस्टर्बेंस है उसी का परिणाम, और कहीं ना कहीं से ये चीजें हो सकती है। तो ये सारी चीजें, भाई नगरीय प्रदूषक तो बहुत ज्यादा है, भाई मनुष्य है, जानवरों के मृत शरीर से उत्पन्न फास्फोट है, नाइट्रेट है, आईडी है इत्यादि है, तो ये सारे जितना हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं नगर में। अब देखिए अभी आप चौराहे पे चले जाइए, आज से मैंने देखा कि स्वच्छ स्थितियां दुर्गंध स्थिति। आज सुबह सुबह मैं वॉकिंग पे गया, मतलब सुबह क्या ये 11 बजे जब मैं आया तो मैंने कहा लो एक वॉक किया जाए, शहर का मुआयना करें। शहर का मुआयना करने गए तो मैंने देखा कि वो गाड़ियां जो ठेले वाले कभी गायब हुआ, जो हमारे पत्रिका चौराहे के जो रौनक थे वो वापस आ चुके थे। तो सबसे एक से मिल के मैंने बतियाया, और भैया ठीक है बर्गर जहाँ थे तो उससे बतियाया, 10 मिनट उसने अपनी पूरी कथा सुनाई, पूरी व्यथा सुनाई। फिर मैंने देखा कि बाकायदे छोला भटूरा वाला, हाँ चाउमीन वाला आ गया, बर्गर वाला आ गया, चलो खा लो, खाओ, कोरोना चला गया, खाओ, ठीक है। तो मैंने देखा छोला भटूरा वाला, अच्छा छोला भटूरा वाला ही नहीं था, उसके यहाँ खाने वालों की भी भीड़ थी। हमने कहा वाह, पूरे लोग बाकायदे सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए, अब कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे तो नहीं पता था, लेकिन देख रहे थे कि सब लोग ऐसे बाकायदे खा रहे हैं और बाकायदे। फिर मैंने देखा एक हमारे चिर परिचित रिलेटिव ही रखते हैं, कचौड़ी वाले हैं, तो वो भी हमने कहा आप भी यहाँ गए? हाँ हाँ भैया अमित भैया भी यहाँ, हमने कहा हमारे ही चौराहे पे आ गए कि हाँ अरे वाह बड़ी अच्छी बात है। तो हमने कहा कह लीजिए एक प्लेट कचौड़ी हमारी ओर से गिफ्ट हमने करना है। नहीं आज वैसे तो हम खाने में देरी नहीं लगाते हैं, हमेशा जब जाते थे उनके यहाँ जरूर खा लेते थे, ठीक है, वो गिफ्ट में ही खिला देते थे। तो लेकिन आप कोरोना की वजह से मुझे खाना नहीं था, मैंने कहा नहीं आप आज क्यों नहीं खा रहे हैं, आप हमेशा खाते थे। हम आज नहीं खाएंगे, फिर आएंगे कोई दिन जरूर खाएंगे, अच्छा कॉफी पी लीजिए। नहीं, मैंने देखा उनके यहाँ कचौड़ी भी खूब बिक रही है, तो सारा मोहल्ला अब क्या हो रहा है, फाइबर में खाया फट सकती, पत्ता दोनों तक तो ठीक, लेकिन जो फाइबर्स फेंके जा रहे हैं, चाय वाले कॉफी वाले धोबी सब फाइबर फेंक रहे हैं, इतना कचरा हो रहा है, हर मिनट हर सेकंड कचरा फेंक रहा है, पूरा कचरा। और ये सारा कचरा जो है शाम को बाकायदे इस कचरा का पूरा मैनेजमेंट भी होता है, कचरा मैनेजमेंट भी अभी देखेंगे, अगर शाम को निकलने कचरा मैनेजमेंट देखना हो रात के 8-9 बजे तक, 9 बजे दुकानें जब बंद हो रही हैं, 8 साढ़े 8 तक 9 तक चले जाइएगा, तो यही जो शॉप्स हैं जो बाहर लगा वेंडर्स हैं
ये जाते समय क्या करेंगे कि झाड़ू लगाएंगे, बढ़िया सफाई करेंगे, सारा कचरा कचरे करेंगे और उसमें एक माचिस लगाएंगे, बाकायदे उसको पूरी तरीके से जलाएंगे। सही तो है भाई, फाइबर जलता है, थर्मोकोल जलता है, बिल्कुल ठीक है, पन्नी जलता है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है। पन्नी के जलने से अच्छा ही तो होता है, जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। बाकायदे पन्नी पॉलीथीन, अच्छा जब नहीं जलता है, मैंने देखा क्या है, जला रहे बेचारे मेहनत नहीं जल रहा है, तो क्या करेंगे, फटाक से पन्नी उठाएंगे, उसको दगाएंगे, फट से जला देंगे, फटाफट पन्नी फर्स्ट क्लास पूरा अच्छे खासे रूप से अनसैचुरेटेड कंपाउंड को पैदा किया जाएगा और वो सारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड एटमॉस्फेयर में निकलेंगे, फिर वो सरफेस लेवल ओजोन बनाएंगे, फिर वो अगर एटमॉस्फेयर में पहुंच गए बचे कुछ तो जाके ओजोन को डिप्लीट कर देंगे और तमाम प्रकार की जो है प्रकृति के साथ जो है छेड़छाड़ शुरू हो जाएगी और फिर से एनवायरनमेंट गंदा होना शुरू, सभी लोग अपना व्यापार करने लगे एक्सेप्ट कोचिंग संस्थान, ठीक है, क्योंकि छोला भटूरा खाने वाले के यहाँ कोरोना नहीं फैलेगा, परंतु कोचिंग में बच्चे जब पढ़ने आएंगे तो कोरोना जरूर फैल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमारी व्यथा है, इसमें किसी को क्या प्रॉब्लम, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है मनुष्य जानवरों के मिश्रण का प्राकृतिक प्रदूषण, ज्वालामुखी राख। अब प्रकृति से अगर देखें तो ज्वालामुखी उद्गार, अब ज्वालामुखी उद्गार आपके लिए नॉर्मल है कि भाई हमारे अगल बगल तो ज्वालामुखी नहीं फटता उठता, लेकिन जिन देशों में ज्वालामुखी उद्गार होते हैं जैसे जापान है, इंडोनेशिया है, इधर जो अमेरिका में बहुत से द्वीप है, बहुत से स्थान है जहाँ पर ज्वालामुखी फटते हैं, तो वहां पर हमेशा ये समस्या रहती है, जैसे धूल बहुत चल रही गाड़ी से तो गंदा हो जाता है आपका पूरा घर वगैरह, तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर पता चले कि धुएं की गुब्बार फैल रहा है पूरे एटमॉस्फेयर में, तो आए दिन कुछ ना कुछ दिक्कतें होंगी, कैसी कैसी गैसेस निकल जाएंगी, पृथ्वी के गर्भ में क्या समा है क्या जाने, ठीक है, सुबह जाने, किसी को क्या पता, ठीक है, तो क्या निकल के कहाँ सला आएगा वो नहीं पता। तो ज्वालामुखी है, राख है, धूल है, पक्षी और पर्दन से उत्पन्न अवसाद यानी सेडिमेंट जो है, जो डस्ट है, इन सब चीजों को भूमि स्खलन यानी कि पृथ्वी का जो एक कहा जाए बड़े बड़े टुकड़े पत्थर कट के गिर जाएं, समुद्र के किनारे कट के गिर जाएं, ये सारे भूस्खलन से उत्पन्न मलबा इत्यादि इत्यादि, ये सब कुछ नेचुरल पॉल्यूटेंट्स कहलाएगा। अब इसमें देखिए बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीजें इसमें है वो है लर्निंग कि किस प्रदूषक से क्या होता है, तो ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कौन प्रदूषण, डिग्रेडेबिलिटी। अब विघलन करना क्या है, मैंने आपको बताया था, जो गल जाए, विघलन, ठीक है ना, जो गल जाए, तो जल के प्रदूषकों में आप विगलित होने वाले व विगलित ना होने वाले प्रदूषकों में विभाजित किया गया, तो दो प्रकार के प्रदूषक होते हैं, जो कि विगलित हो जाए और जो विगलित ना हो जाए, जिन जैसे पौधे और जंतुओं के अवशेष और by insect microorganism are called as biodegradable key, यानी ऐसे तत्व जो इंसेक्ट्स है माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा डिसॉल्व हो जाए यानी उनके द्वारा कर लिया जाए। तो जैसे हमने जो चीजें बहाई, ठीक है, नाली में गया, नल में गया, और वो नाली में नदी में गया, तो उसको सेवन कर लिया, जैसे बहुत कुछ खाद्य सामग्री है, तेल है, पानी जो है नाली में जाए, यहाँ से ये काम रह गया, ऐसे कोई सामान गिर गया खाने का, वो भी उठाया अपने नाली में, तो हर चीज नाली, ठीक है ना, बर्तन धुला, खाद्य सामग्री रहती है, उसको धुला पूरा नाली में गया, तो मच्छर क्यों ना खा के वहां पर बैठे, ठीक है ना, तो ऐसे
हेलो सर गए। तो वापस टॉपिक पे पहुंचते हैं। अभी विगलनता मैंने बताया कि यहाँ पर किस तरीके से विगलित होते हैं। अब जिन प्रदूषकों का जैविक कारक वियोजन सूक्ष्म, इसका मतलब मैंने बता दिया कि द पॉल्यूटेंट्स व्हिच आर डिसॉल्व्ड बाय इंसेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। यानी जो जीवो तत्वों के द्वारा, जीव छोटे-छोटे जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कीड़े हैं, उनके द्वारा जिन पॉल्यूटेंट्स का, पॉल्यूटेंट्स यानी प्रदूषक जो हमारे लिए तो उत्तम नहीं है, लेकिन ये इन जीवों के लिए उत्तम है, तो उन्हें हम जो है यहाँ पर रखेंगे। लाइक रेलिक ऑफ ट्रीज एंड एग्जांपल्स, पौधे या जंतुओं के अवशेष इत्यादि इत्यादि। अब वियोजक सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित ना होने वाले प्रदूषकों को अजैविक प्रदूषक कहते हैं, जैसे रासायनिक या विषाक्त ठोस। तो दोज पॉल्यूटेंट्स व्हिच आर नॉट डिसॉल्व्ड बाय इंसेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ऐसे पॉल्यूटेंट जिनको छोटे-छोटे सूक्ष्म जीव भी नहीं सेवन कर सकते और ना ही इंसेक्ट्स उनका सेवन कर पाते हैं। जैसे मैंने कहा कि हमने कपड़ा धुला और कपड़े के डिटर्जेंट को सफाई करके फेंक दिया, तो वो डिटर्जेंट क्या है, वो टॉक्सिक ही। अब वो छोटे जीवों को मार भी देगा, उनके लिए टॉक्सिक हो जाएगा और उनका डिग्रेडेबल यानी वो पानी में घुल भी नहीं पाएंगे, तो वो एक प्रकार से टॉक्सिसिटी अपनी फैलाते रहेंगे और वो जीवों को नुकसान पहुंचाते रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे तत्वों को हम नॉन बायोडिग्रेडेबल तत्व कहते हैं। इसके बाद एक टर्मिनोलॉजी है पॉइंट सोर्स। वे स्रोत जो विशिष्ट स्थानों पर स्थित होते हैं, उनकी पहचान करना, निगरानी करना, उन्हें विनियमित करना आसान होता है। उदाहरण नाली के पाइप, फैक्ट्रियां, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, तेल टैंकर, यानी ऐसे पॉइंट सोर्स जो आसानी से दिखाई दे रहे हैं। जैसे सीधी सीधी बात है, आपके घर की छत पर लगा हुआ पाइप या आपके घर से निकलती हुई नाली का पाइप, वो पता चल रहा है कि यहाँ से जो है पॉइंट है, यहाँ सोर्स से ही निकलता है, यहाँ से हम वेस्टेज को निकालते हैं, तो पॉइंट सोर्स है। लेकिन एक है नॉन पॉइंट सोर्स। नॉन पॉइंट सोर्स जो कि स्पष्ट रूप से नहीं दिखता, दैट इज व्यापक प्रसार क्षेत्र वाले स्रोत या पहचानना, नियंत्रण करना मुश्किल। उदाहरण रन आउट, शहरी क्षेत्र, पार्किंग स्थल इत्यादि। जैसे भी मैंने बोला, छोला भटूरा बेच रहे हैं और वो क्या कर रहा है, खाया और वहीं फाइबर जमीन में फेंक दिया। नॉन पॉइंट सोर्स का एग्जांपल। भाई वो जगह डंपिंग के लिए नहीं बना था, कूड़ा फेंकने के लिए नहीं बना था। चाय आपने पिया और चाय का फाइबर उठा करके तुरंत ही फेंक दिया, होता है ना। तो ये सब नॉन पॉइंट सोर्स है। पॉइंट सोर्स जैसे आप गार्बेज में जाकर डाल रहे हैं, आप बकायदे बिन में जाकर गार्बेज डाल रहे हैं, वो पॉइंट सोर्स हो गया। यहाँ कूड़ा डालना है, कूड़ा डालना, नाला है वहां कूड़ा डालना है, ये पता है। लेकिन अब आप आइसक्रीम की रैपर उतारे, यूं फेंके और आइसक्रीम खाए। बस में चुरमुरा लिया, चुरमुरा खाया और फिर इधर कूल फेंका एक किनारे। ये बहुत आयत हो रहा है। तो दीज आर नोन एज नॉन पॉइंट सोर्स। व्यापक या प्रसार क्षेत्र वाले, व्यापक है ना, बस है, फ्री स्टेज एरिया है, ऐसा पार्किंग स्टेज है इत्यादि इत्यादि, वहां पर ये सारी चीजें, रन आउट, शहरी क्षेत्र, पार्किंग स्थल, इन सब पे बहुत जो कचरा फैलाया जा रहा है, ये सब नॉन पॉइंट सोर्स बोला जाएगा। यानी ये सोर्स नहीं है कचरा फैलाने की, ये पॉइंट नहीं है कचरा फैलाने पे, लेकिन यहाँ भी कचरा देखने को मिल रहा है। अब सोर्सेस ऑफ वाटर पॉल्यूशन इन शॉर्ट में करें तो डोमेस्टिक इफ्लुएंट्स, घर के जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे प्लास्टिक है, डिटर्जेंट है। अनट्रीटेड सीवेज, अनट्रीटेड सीवेज यानी जो सीवेज को साफ सुथरा करके नहीं बल्कि यूं ही बहा दिया गया। एग्रीकल्चर रन ऑफ, एग्रीकल्चर रन ऑफ यानी कि जो कचरे हैं कृषि से रिलेटेड। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, अब रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाले रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। ऑयल पॉल्यूशन, अब ऑयल पॉल्यूशन कहाँ फैलेगा, जहां पर बड़े बड़े ऑयल रिफाइनरीज लगी हुई हैं। अब पता चला कि रिफाइनरीज में तेल डाला गया, रिफाइन कर रहे हैं और वो ऑयल वहां से नालियों में जा रहा है। अब वो जो ऑयल नाली में जा रहा है वो नुकसानदायक है, या समुद्र में विलीन हो जा रहा है वो नुकसानदायक है। कई बार ऐसा होता है कि बॉम्बे हाई में
तेल का कुंड था वो, उस तेल जो है बाहर आ गया और वो फैल गया, या जहाँ सेव किया गया था उसमें आग लग गई। इस तरीके से बहुत कुछ होता रहता है, वो सब ऑयल पॉल्यूशन है। रिवर डंपिंग यानी नाली नदियों में जो डंप किया जा रहा है, तो कचरा तो नदियों में ही सबसे ज्यादा डंप हो रहा है, सारे शहर का कचरा नदियों में जा रहा है। मैरीन डंपिंग, और ये बात फैक्ट है कि सारी दुनिया का कचरा समुद्र में जा रहा है। अनरेगुलेटेड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, अब अनरेगुलेटेड यानी जिनको रेगुलेशन में, छोटी छोटी कल कारखाने जो घर घर में खुले हुए, मैंने कहा ना डालमोट बनाने की फैक्ट्री है, छोटा सा बिस्किट बनाने की फैक्ट्री खोल लिया किसी ने, केक बना रहे हैं, वो तो फैक्ट्री है। हलवाई की दुकान में हलवाई जो काम कर रहा है, छोटा सा फैक्ट्री, तो एक दिन में अगर वो 1000 समोसा बना रहा है, 10 किलो सेव बना रहा है, पपड़िया बना रहा है, तमाम चीजों को इस्तेमाल करता है ना, धुलाई करने के लिए, सफाई करने के लिए, केमिकल्स वगैरह सब कुछ, तो वो भी तो एक फैक्ट्री है, छोटी सी फैक्ट्री है। सिर्फ हल्दीराम का ब्रांड थोड़ी फैक्ट्री है, हलवाई की छोटी दुकान भी फैक्ट्री है। इस तरीके से हलवाई तो ओपन है, कितने ऐसे हैं जो कारखाने पीछे रखे हैं, वहां से काम हो रहा है और मेन शॉप पे लाके दिया जा रहा है। जैसे केक इंडस्ट्री है, केक बना रहा है, ठीक है ना, आपने घर बैठे ऑर्डर किया, वो बना के लाके दे रहे हैं। सारे छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो अनरेगुलेटेड, जिन पर रेगुलेशंस नहीं हो रहा है, वो चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, मैंने अभी बताया इनको आपको। थर्मल पोल्यूशन, तो पानी से जो पोल्यूशन फैल रहा है, जो पानी के अंतर्गत गंदगी होती है। सम रिलीजियस सेरेमनीज, और ये तो बहुत ज्यादा होता है। अभी दुर्गा मैया का ले गए विसर्जन कर दिए, दुर्गा मैया को विसर्जित कर दिया, छुट्टी पाए, लेकिन जो मूर्ति विसर्जित किया उसमें जो प्लास्टिक कोटिंग लगाई गई थी, जो कलरिंग किया गया था, जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए गए थे, वो सब जो है पूरी तरीके से समुद्र में विलीन हो गया। अब एनवायरमेंटल रिसर्च लैब ERL लखनऊ has tested purity of water and categorized in 5 categories on the instruction of CAG, the कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल। CAG क्या है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल। तो इनके द्वारा सजेस्ट किया गया, तो लखनऊ के एनवायरमेंटल रिसर्च लैब ने कैटेगरीज पानी की बांटी और 5 कैटेगरीज बताई, पानी की 5 कैटेगरी। कैटेगरी ए, फिट फॉर ड्रिंकिंग। ए कैटेगरी का पानी है वो एकदम पीने के लिए फर्स्ट क्लास है, ठीक है। अब पानी की तो स्थिति बड़ी पुअर है, मैं तो उबाल के पानी पीता हूँ, इसलिए क्योंकि आजकल पानी अच्छा आता ही नहीं। बी क्या है? फिट फॉर बाथिंग। अगर कैटेगरी बी का पानी है तो फिट फॉर बाथिंग, नहाने के लिए, स्विमिंग करने के लिए, एंटरटेनमेंट करने के लिए ये सारा पानी इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, खेलने कूदने में, जैसे वॉलीबॉल खेल रहे हैं वाटर के अंदर, होता है वाटर वॉलीबॉल, सब खेलने के लिए तो एंटरटेनमेंट है। स्विमिंग कर रहे हैं तो एंटरटेनमेंट है। वाटर पार्क वगैरह में आप नहीं जाते, वाटर पार्क नहीं गए तो चले जाइएगा, यहाँ दूसरी के पास एक तो है वाटर पार्क छोटा सा, जाके देख लीजिएगा, जो चीजें नहीं किया कर लीजिए, मन खुश हो जाएगा। चले जाएंगे तो वाटर पार्क में घूम लीजिएगा, ठीक है। कैटेगरी सी, फिट फॉर ड्रिंकिंग आफ्टर प्योरीफाइंग। अब उसे पकाने के बाद फिट है, मतलब साफ करने के बाद पका करके, प्योरीफाइड करके, जैसे हम लोग अपने प्योरी पानी डाल देते हैं या एक्वागार्ड में, तो प्योरीफाइड करने के बाद जब पी सकते हैं, तो कैटेगरी सी। कैटेगरी डी, फिट फॉर वाइल्ड एनिमल्स एंड फिश। जंगली जानवर और मछलियों के लिए ही केवल फिट है, इंसान नहीं पी सकता, वो डी कैटेगरी है। तो डी कैटेगरी मतलब समझे, इंसान नहीं पी सकता, मछलियां पिएंगे और जंगली जानवर पिएंगे। और नोट में पढ़ लीजिए, वाटर ऑफ गंगा एंड यमुना इज कैटेगराइज्ड इन कैटेगरी डी बाय ERL। गंगा पानी कितना पवित्र है इस समय आप समझ सकते हैं। अब ये नहीं कि गंगा मैया पवित्र हो गई, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, हमारी गंगा मैया को कुछ मत कहिएगा, नहीं आज जिहाद हो जाएगा। ये गंगा मैया तो ठीक है, परंतु ये जो भैया लोग हैं ना, ये गंगा मैया को गंदा करनी, ठीक है। एक्चुअली जहां से ये उद्गमित होता है, क्योंकि मैंने अपने रिसर्च में इसको मेंशन किया, अपने PhD थीसिस में मैंने इस पर वर्क किया, तो जहां उद्गमित होता है हिमालय की चोटी से। गोमुख से जहां से पानी आ रहा है हिमालय की चोटी से, वहां पर पानी वास्तव में प्योरेस्ट फॉर्म, एकदम फिट फॉर ड्रिंकिंग लेवल पे पानी। और ये पानी तेथिस सागर का पानी माना जाता है। तेथिस सागर वह सागर जो दुनिया का सबसे प्राचीनतम सागर माना गया है, जो हिमालय की गर्भ में समा गया है। ये माना जाता है कि जब ये 2 प्लेट्स, यूरेशियन प्लेट्स और भारत का प्लेट जब पूछ रहा था, ठीक है, तो ये चीन
के जो प्लेट है इसके ऊपर भारत का प्लेट उठता हर साल चला जा रहा है, जिससे हिमालय की ये लंबी लंबी पहाड़ियां खड़ी हो रही हैं। पहले ये चीन और भारत के बीच में जो यहाँ सागर था ये तेथिस सागर था, ये तेथिस सागर अब हिमालय के नीचे हो गया। तो तेथिस सागर जो प्योरेस्ट वाटर है, प्राचीनतम पानी है, और वो सबसे ज्यादा प्योरेस्ट वाटर है। अब ये जो वहां से अंदर से उद्गमित नदियां निकल रही है, भाई ऊपर चाहे पत्थर रख दो लेकिन समुद्र नीचे है, तो समुद्र का पानी फुफुला के नीचे बह रहा है, और वो जो नदियां निकल रही है बाई हाई प्रेशर वो प्योर है। लेकिन वहां से यहाँ तक आते आते क्या हो रहा है, दुनिया भर का नाला जोड़ दिया गया, सब पॉइंट सोर्स जुड़े हुए, और नाला बाकायदे गंदगी से युक्त उसको गंदा करता चला रहा है। तो फिर वो जंगली जानवर और मछलियां ही पी सकती हैं ऐसे पानी, क्योंकि तो उन्हीं का पाचन इतना स्ट्रांग होगा कि वो जीवित हो। कैटेगरी ई जो है वो फिट फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल कूलिंग, वेस्ट डिस्पोजल इत्यादि इत्यादि। तो ये मैंने आपको एनवायरमेंटल रिसर्च लैब के अकॉर्डिंग ये पांचों कैटेगरी के पानी के विषय बताया। और मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि कैटेगरी बी इज फिट फॉर, तो आप बताएंगे बेथिंग, स्विमिंग, एंटरटेनमेंट। फिर पूछूंगा डी, द फिट फॉर वाइल्ड एनिमल्स एंड फिशेस। गंगा वाटर, यमुना वाटर इस कैटेगरीज इन व्हिच कैटेगरी? You will say that D category. By ERL, what is the full form of ERL? Environmental Research Lab. Where it is situated? It is situated in Lucknow. According to whom instruction the ERL tested the categories of water? That CAG instructed the ERL, that is Comptroller and Auditor General of India. ये सारा क्वेश्चन आपके सामने बनता है। एक ही पैराग्राफ से 5, 7, 8 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। अच्छे से याद करने की जरूरत है आप लोगों को, खूब डेप्थ से। वो मैं जानता हूँ, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अभी आपको जब पढ़ाऊंगा ना, सीएजी पढ़ाऊंगा, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन, अभी बहुत कुछ हमारे पिटारे में बंद है, चिंता मत करिए, अभी बहुत कुछ पढ़ना है, जल्दी से भागेंगे नहीं। नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, आने दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन तब पढ़ाऊंगा। कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, जी बोलिए। 3 लहर तक तो रहेंगे ही। जल की गुणवत्ता का निर्धारण, डिटरमिनेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ वाटर। सामान्य रूप से जल की गुणवत्ता का निर्धारण जैव ऑक्सीजन मांग, जैव ऑक्सीजन यानी बायो ऑक्सीजन डिमांड, कितना पानी के अंदर ऑक्सीजन की डिमांड है, ये बीओडी बोला जाता है। बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूँ, इसका बड़ा डेप्थ है, लेकिन शॉर्ट में समझ लीजिएगा, क्योंकि केमिस्ट्री के स्टूडेंट नहीं आप लोग। कितना पानी में ऑक्सीजन की मात्रा की आवश्यकता है उसे कहेंगे बीओडी, ठीक है, जिससे जीव जंतु ऑक्सीजन पानी के अंदर सेवित करते हैं, लेते हैं। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल जो है कितनी मात्रा में ऑक्सीजन की डिमांड के लिए है, ये सीओडी बोला जाता है, जिसमें ये कहा जाएगा कि कितनी मात्रा में केमिकल मौजूद है जिससे कि ऑक्सीजन बनता है। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन यानी वर्तमान में कितनी मात्रा में ऑक्सीजन है, तो एक तो कितना मांग है और कितना है, तो इतनी मांग है और इतना है, ठीक है, ये सारी चीजें इससे रिलेटेड है। फिर जल प्रदूषक के प्रतिकूल प्रभाव, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की शुरुआत हो रही है, आप लोग नोट्स ले लो है। पेज 40 दिया है, 42 देने हैं। जल प्रदूषक के प्रतिकूल प्रभाव, बैड इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। प्रदूषित पदार्थों की अधिकता के कारण जल में घुलित हुई ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है, जिसके कारण प्लवस्क, मोलस्क, कुछ मछलियों की मृत्यु हो जाती है। ये सब मछलियों के प्रकार है, प्लवस्क और मोलस्क, ठीक है। प्रदूषित जल से पोलियो, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि कौन कौन सी बीमारी, अब ये बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि क्वेश्चन आता है कि पानी के कारण, जल के कारण उपजने वाली बीमारियां, तो यहाँ पर पोलियो भी जल से प्रभावित है। मियादी बुखार, डायरिया, पेचिस, इंसेफ्लाइटिस, जॉन्डिस, कंजक्टिवाइटिस,
कंजक्टिवाइटिस जानते हैं, आंखों का लाल हो जाना, अक्सर देखिए आंख आना कहते हैं इसको साधारण रूप से, और इसमें कहा जाता है भाई कि जिसकी आंख आई हो उधर मत देखो नहीं तुम्हारी भी आंख आ जाएगी। एक्चुअली ये वास्तव में होता है संक्रामक रोग है, इसलिए लोग नहीं देखते क्योंकि ऐसा होता है, क्योंकि वो जो बैक्टीरियल डिजीज है जिसमें बैक्टीरिया प्रभावित हो जाता है। तो ये कंजक्टिवाइटिस बोला जाता है जिसमें आंखों पर बैक्टीरियल इंफेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये पानी गंदगी पानी से मुंह धुल लिया, आंखों में चला गया गंदा पानी, तो ढेर सी बात है कि आंखों पर उस पर इंफेक्शन हो जाएगा। बीमारियां इत्यादि, तो ये सारी बीमारियां, पोलियो है, मियादी बुखार है, डायरिया है, पेचिस एंसेफेलाइटिस है, जॉन्डिस है, कंजक्टिवाइटिस है, ये सब अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत हाँ पेचिस तो इंसेफेलाइटिस में भी एक बीमारी जिसमें कि पेट का खराब होना, तमाम तरीके से दिक्कतें होती हैं, आंतों में इंफेक्शन कहेंगे, इंसेफेलाइटिस कहेंगे। जॉन्डिस जो है वो पीलिया होता है, आपने सुना होगा, जैसे बॉडी पीला पड़ जाता है, इसमें लिवर में इंफेक्शन हो जाता है। तो ये सारी बीमारियां हैं। अब ये बीमारियां का कारण क्या है? प्रदूषित जल, ये ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ इन बीमारियों पे नहीं जाना है कि बीमारियों में क्या होता है, ये बीमारियां क्यों होती है? प्रदूषित जल। क्वेश्चन ये आएगा कि पॉल्यूटेड वाटर या जल से प्रभावित जल जनित रोग कौन सा? तो जल जनित रोग एक लाइन में मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इसके अलावा डेप्थ में और चलेंगे, एस्बेस्टस के रेशों से युक्त जल के सेवन से एस्बेस्टोसिस नामक जानलेवा रोग हो जाता है। तो एस्बेस्टस आप जानते हैं जो छत पे लगाई जाती है, एस्बेस्टस लगाया जाता है जिससे छप्पर बनाया जाता है, तो एस्बेस्टस आता है सीमेंट से एस्बेस्टस, उसके रेशों से युक्त जो जल में उसके सेवन हो जाए, उससे अगर आप सेवित करेंगे तो उससे एस्बेस्टोसिस हो जाता है और ये जानलेवा बीमारी है। हाँ, जैसे अक्सर देखिए छत बनाई जाती है, एस्बेस्टस की छत बनाई जाती है, ठीक है, जो सीमेंट की तरीके से होता है, छप्पर बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। एस्बेस्टस एक पाउडर है, समझ लीजिए, जैसे कि हम सीमेंट का होता है। प्रवाल भित्ति आप जानते होंगे, कोरल रीफ मैंने आपको पढ़ाया है, पाक स्ट्रेट इसका एग्जाम्पल बताया था जो श्रीलंका और भारत के बीच में निर्मित है। और प्रवाल भित्ति विश्व में कई जगह पे है क्योंकि ये ऐसा जीव होता है जिसकी बैकबोन इतनी मजबूत होती है कि हजारों साल तक गलती नहीं है। ये प्रवाल कोरल रीफ मैंने पढ़ाया था, हजारों साल तक नहीं गलती। वो भी प्रवाल भित्ति पर प्रदूषित जल का प्रभाव पड़ा, ये देखा जा रहा है समुद्र में मार कचरा ले जा चले जा रहे हैं, परिणाम स्वरूप हजारों साल तक ना गलने वाली प्रवाल भित्तियां अब गलने लगी। इसे हम प्रवाल विरंजन कहते हैं, कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मनुष्य कितना महान है, जब प्रकृति नहीं कर पाती वो मनुष्य कर देता है, ठीक है ना। प्रवाल भित्ति तो क्या हो क्या था, जब आप जितना डिटर्जेंट है, कपड़ा धुलते हैं तो बड़े प्यार से धुलते हैं, पूरा कपड़ा एकदम चमका दिया। आप ही थोड़ी धुलते हैं, हम भी धुलते हैं, कल भी धुले, परसों भी धुले, रोज धुलते हैं, सारे लोग धुलते हैं। तो कपड़ा धुला, बढ़िया साबुन लगाया, रगड़ा, साफ किया, फिर उसको सर्फ हो गया, तो खाता कहानी नाउ वाटर कंसीव गया, जितना डिटर्जेंट है सब ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग है, कास्टिंग। अब ये ब्लीच कर रहा है तो ये जाएगा कहाँ? समुद्र में। समुद्र में क्या करेगा? समुद्र में कहीं ना कहीं जाके अपना काम करेगा। ये क्या करेगा? ये जाएगा कोरल रीफ के ऊपर, उसको ब्लीच कर डालेगा, उसको धीमे 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 उस 100 सालों में कोरल रीफ साफ हो जाएगी और राम सेतु गायब हो जाएगा, ठीक है ना। ये सारी चीजें हैं। फिर कैसे जाएंगे सीता मैया को छुड़ाने श्री राम जी, ठीक, कितनी समस्या हो रही है। प्रवाल भित्ति पर प्रदूषित जल का प्रभाव, इसमें प्रवाल विरंजन बढ़ता है। प्रदूषित जल से सिंचाई करने के कारण फसलें खराब हो जाती हैं, जाहिर सी बात है, पॉल्यूटेड वाटर रहेगा तो फसलों में भी उसका रस रहेगा। इनमें सिंचित होने वाली सब्जियां, फसलें, फूलों का सेवन स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है और अगर हम उसको खाएंगे तो नुकसान पड़ेगा ही पड़ेगा, सीधी बात है। अगर मान लीजिए डिटर्जेंट से युक्त पानी को आपने उठा के डाला तो वो पेड़ पौधों को नुकसान करेगा, और जब हम उसको फल खाएंगे उसका तो कहीं ना कहीं उसके अंश हमारे बॉडी में आएंगे, सारी चीजों का असर होगा। कुछ भारी धातुएं जैसे पारा, सीसा, सीसा, कैडमियम, तांबा, चांदी आदि जीवों की विविध प्रजातियों को नष्ट कर देती है और ये कई जीवों को नष्ट करती है। मरकरी, लेड, कैडमियम, कॉपर, सिल्वर सब हमारे कल कारखानों में खूब अफराद है, खूब सब वहां पाया जाता है, वहां से निकल कहाँ जाएगा? पानी में जाएगा। पानी में जो छोटे छोटे जीव हैं लेड का सेवन करेंगे, मर जाएंगे, कॉपर पिएंगे। हाँ, कैडमियम भी एक आयरन की तरह से, कॉपर की तरह से मेटल, मेटल, तो मेटल का जब हम सेवन करेंगे तो क्या होगा? नुकसानदायक।
पारा युक्त जल से प्रभावित मछलियों के खाने से एक बड़ी बीमारी का नाम सुना होगा आपने। जापान में 1956 में मीना माता बीमारी से बहुत सी जाने गई थी। बहुत फेमस बीमारी रही मीना माता बीमारी। अब मीना माता बीमारी पे अब आगे और डिटेल पढ़ूंगा। आगे बढ़ता हूँ। अपशिष्ट जल में उपस्थित पारा यानी जो हमारा गंदा जल है, अपशिष्ट टॉक्सिक सब्सटेंसेस, पारा सूक्ष्म जीव जैविक क्रियाओं द्वारा अधिक विषाक्त पदार्थ मिथाइल पारा में परिवर्तित हो जाता है। तो पारा तो नुकसानदायक है ही, लेकिन अगर पारा टॉक्सिक वाटर में मिल जाए, गंदे पानी में मिल जाए, तो वो फिर इस छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा यानी रिएक्शन करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेवन करके भी बायो प्रोडक्ट निकालते हैं, और वो निकालते हैं मिथाइल पारा, जो और खतरनाक होता है, जिसके कारण अंगों, होंठ, जीभ संवेदनशील हो जाते हैं। सोचिए कि आपके होंठ संवेदनशील हो जाएंगे, अंग संवेदनशील हो जाएंगे, पैरालिसिस जैसी स्थिति आ जाएगी, आंखों में जलन, धुंधलापन, मानसिक विकार। अब सोचिए आदमी पागल तक हो सकता है। तो गंदगी, गंदे पानी के सेवन इत्यादि से कहां तक बात जा सकती है, ठीक है ना। सीसा युक्त जल से अनीमिया, सरदर्द, मांसपेशियों की कमजोरी आदि प्रभाव देखने को मिलता है। जब कल मैं आप लोगों को पूछूंगा ना, तो मैं सोच रहा हूं आप लोगों को कल बड़ी सजा दूं, ताकि आप लोग भी याद रखें। मैं एक एक करके सबको गायब कर दूंगा जो नहीं बता पाएगा, रिमूव कर दूंगा। फिर मुझे लाना नहीं आता, रिमूव करना आता है, ध्यान रखिएगा। तो आप सब लोग रिमूव हो जाएंगे अगर याद नहीं करे रहेंगे तो, क्योंकि कल मैं पूछूंगा कि किस प्रकार के जल से अनीमिया, स्थिरता, मांसपेशियों, कमजोरियां आदि होती है, तो आप कहेंगे सीसा युक्त जल से, ठीक है। ये लेड, सीसा, लेड भी एक आपका मेटल, तो छोटे छोटे पार्कुलेट मेटल्स में जब होंगे छोटे से कण, लेड मेटल्स है, जैसे मेटल्स आयरन है वैसे ही लेड है, कैडमियम है, निकेल है। निकेल तो आप देखते हो ऊपर तक चलाया जाता है, ऐसे ही सब मेटल्स है। धातुओं के इतने छोटे पार्कुलेट मेटल्स हो गए, तो सस्पेंडेड इन एयर हो गए, पानी में भी घुलित हो गए, कहीं ना कहीं से जा रहे हैं, हर चीज में हमारे तत्व आ रहा है, हम उसको सेवन कर दे रहे हैं, हमारी बॉडी में चले जा रहे हैं, एटमॉस्फेयर में है, तो वो हमारे सेवन करने से ब्रीथिंग प्रॉब्लम कर रहा है, तमाम चीजें। तो लेड तो खतरनाक है, लेड, मरकरी, कैडमियम, निकल, ये सारे चीजों का अपना दुरुपयोग है। अब आज का लास्ट पेज पढ़ा रहा हूँ, इसको देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पीने योग्य जल में नाइट्रेट के आधिक्य, नोट्स ले लो, दिया है क्या? 42 दे दिया ना, पेज नंबर 42 दिया है। हाँ 43 ले लो। यहाँ पर है पीने योग्य जल में नाइट्रेट के आधिक्य से बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, ब्लू बेबी सिंड्रोम कैसे होता है? नाइट्रेट की अधिकता। तो नाइट्रेट से जो है वो पानी को साफ करने के लिए मिलाया जाता है, लेकिन अगर नाइट्रेट समझे तो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन जिसे कहा जाए, पानी को साफ करने के लिए कई बार मिलाया जाता है। बीमारी का नाम, इस बीमारी में क्या होता है देखा, लेकिन ये ब्लू बेबी रोग पढ़ा नीचे लिखा है, ऑक्सीजन का प्रवाह रुक जाता है। आगे पढ़ो तो पढ़ने से पहले ही आप कंफ्यूजन में ना, इससे ऑक्सीजन का प्रवाह रुक जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन का प्रवाह रुक जाएगा तो जाहिर सी बात है ब्रीथिंग प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, और हमारे खून में अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हमारा खून साफ नहीं होगा, गंदा होगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड हो जाएगा, जिससे ही जैसे ही डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा हमारे बॉडी में ऐंठन शुरू होगा, दर्द होगा, बुखार छोड़ देगा बॉडी, शरीर नीला हो जाएगा। तो जहरीला हो गया उस वजह से सोचिए क्या नहीं हो जाएगा, उसके बाद तो भगवान शिव दिखने लगेंगे। सर आप हाँ जी बोलिए। मुझे मिला क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाता है, ऑक्सीजन का प्रवाह रुक जाता है। इसके बाद फ्लोराइड आयन दांतों की इनेमल सतह में हाइड्रोक्सी एपेटाइट में परिवर्तित कर सख्त बना देता है।
तो दांतों की इनेबल सतह पर, तो दांतों के ऊपर इनेबल चढ़ा है, ये दांतें हैं ना जो व्हाइटनेस से इसे इनेबल कहते हैं, ठीक है। तो ये इनामेल, इनामेल जो होता है इसमें क्या होगा, इनामेल में हाइड्रोक्सी एपेटाइट परिवर्तित करके, इसके ऊपर जो हाइड्रोक्सी एपेटाइट है उसको परिवर्तित करके फ्लूओपेटाइट कर देगा, जिससे कि हमारी जो सख्त मतलब ये एरिया बहुत सख्त हो जाएगा, तो सख्त होने से भी नुकसान होगा, ठीक है। तो फ्लोराइड आयन दांतों के इनामेल सतह से हाइड्रोक्सी एपेटाइट को फ्लूओपेटाइट में परिवर्तित कर सख्त बना देता है। तो इनेमल सतह को अगर सख्त बना देगा तो जाहिर सी बात है इनेमल सतह टूट सकती है, यानी दांत झड़ सकते हैं, ये नुकसान होगा। तो ये फ्लोराइड आयन से होता है। इसके बाद गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों के भूमिगत जल में आर्सेनिक की मात्रा अधिक है। तो गंगा के तटवर्ती क्षेत्र, जैसे हम लोग जहाँ गंगा के किनारे रहने वाले जो क्षेत्र है, जो बेसिकली गंगा के कोस्टल एरिया पे रह रहे हैं, वहां पर जो भूमिगत जल है, भूमिगत जल यानी जो जिसमें से हम पानी निकाल करते हैं, सेवन करते हैं, उस पानी में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ने लगी। क्योंकि वो क्या रहा है, कल कारखाने से जो निकला पानी में गंगा में गया, गंगा से जो आर्सेनिक है वो किनारे जमता गया और वो धीरे धीरे घुलते घुलते वहां के आसपास के भौम जल में विलीन हो गया। अब भौम जल खींच करके हम घरों में, और आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा होने से क्या होता है, कैंसर, इसे कोरोटोसिस रोग भी कहते हैं। इसीलिए देखिए आजकल कैंसर जब किसी को जाता है, अरे यार ये तो ना दारू पीता था, ना ये सिगरेट पीता था, ना कुछ ऐसा था, तो कैसे कैंसर हो गया। कैंसर कई कारणों से हो जाता है, लोगों को पता नहीं चल पाता। तो ये सारी चीजें हैं जो बैकग्राउंड से हो रहा है, बीमारियों को बढ़ाता है। पारा युक्त जल पीने से मछलियों को ड्रॉप्सी रोग हो जाता है। तो पारा यानी कि जो लेडेड, सॉरी मरकरी युक्त जो रिच वाटर है, यानी पानी में मरकरी की मात्रा बढ़ जाए। अब मरकरी कहाँ से आएगा, फैक्ट्रियों से आएगा, कल कारखानों से आएगा, धुआं से आएगा, पार्कुलेट मैटर से आएगा, इधर उधर से कहीं ना कहीं से एटमॉस्फेयर से पानी में मरकरी मिला। और मरकरी युक्त जल पीने से मछलियों को क्या होता है, ड्रॉप्सी रोग। तो ये इंपॉर्टेंट रूप से याद कर लीजिएगा, ड्रॉप्सी रोग, ड्यू बेबी सिंड्रोम किससे होता है, क्या चीज से होता है। आर्सेनिक भूमिगत प्रदूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक है। आर्सेनिक जो है वो भूमि के जल को प्रदूषित करने के दृष्टिकोण से देखें तो अजैविक प्रदूषक है, यानी जो जीवों के द्वारा न उत्पन्न होकर मनुष्य द्वारा उत्पन्न हुआ प्रदूषक है। जनरली क्या होता है, भूमि के अंदर जो प्रदूषण हो रहा है वो तो जीवों के द्वारा हो रहा है, यानी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। परंतु आर्सेनिक ऐसा तत्व है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा नहीं उत्पादित हुआ, बल्कि कल कारखाना एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी यानी मानव की गतिविधियों से उत्पादित हुआ, और मानव की गतिविधियों से उत्पादित होकर ये भूमि के जल में जाके मिल गया, इसलिए इसको एबेटिक पॉल्यूटेंट कहेंगे, ठीक है ना। देखिए ब्लैकफुट रोग पेयजल में आर्सेनिक की अधिकता से होता है। अब इससे कौन सा रोग होता है, ब्लैकफुट रोग होता है। तो ये सब याद करना रहेगा। ब्लैकफुट रोग जो है किससे वजह से होता है, पानी में आर्सेनिक की अधिकता से कौन सा रोग होता है, ठीक है। औद्योगिक एवं कृषि अपशिष्ट से समुद्री जल में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। समुद्र के जल में जो नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा अधिक होती चली जा रही है, उसका कारण क्या है, पहला कारण है इंडस्ट्रीज, दूसरा कारण है जो कृषि अपशिष्ट है। अब कृषि अपशिष्ट में सब कुछ आता है जो कृषि में उपयोग किए जा रहे हैं, फर्टिलाइजर से लेकर के कृषि के द्वारा जो बाद में बायो प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं, वो सब कुछ इसमें आ जाता है। इसके बाद मिनी माता रोग, जो आगे डिटेल नहीं किया गया था, यहाँ कर रहे हैं। मिनी माता रोग एक जहरीली बीमारी जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, यानी इससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी दिमाग पे असर करता है, जिसका कारण मिनी माता की खाड़ी। अभी मिनी माता कोई माता नहीं है, एक्चुअली मिनी माता की खाड़ी है, तो ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, कई बार इसको लोग सोचते हैं जैसे हमारे यहाँ माता बीमारी नहीं है, हाँ चिकन पॉक्स बोला जाता है, तो छोटी माता बड़ी माता, वैसे बड़ी माता छोटी माता नहीं है, और यहाँ कोई माता नाराज भी नहीं होती। ये एक्चुअली मिनी माता वर्ड है, जो कि जापान के पास एक खाड़ी है, मिनी माता की खाड़ी, ठीक है, वहां के लैंग्वेज में मिनी माता की खाड़ी और उसके आसपास पाई जाने वाली मछलियों और कस्तूरी यानी सेलफिश की बहुत अधिक मात्रा का उपयोग करना था। वहां के लोग ये मछली खाते थे,
और ये कस्तूरों का बहुत सेवन करते थे। अब ये मछलियों ने क्या खाया? मुख्य कारणात्मक एजेंट के रूप में कुछ रासायनिक पारा यौगिक का होना भी था। मिनीमाता बीमारी का सर्वप्रथम पता जापान देश के कुमामोतो प्रांत, कौन सा प्रांत था? कुमामोतो प्रांत, ठीक है, कुमामोतो प्रांत के मिनीमाता शहर में लगा। इसका कारण चिस्सो नाइट्रोजन कॉर्पोरेशन रासायनिक फैक्ट्री में मिथाइल पारा, अब ये देखिए मिथाइल पारा का रिसाव होना था। मिथाइल पारा बह गया और इससे उस खाड़ी में बहुत अधिक मात्रा में पारा फैला। मिथाइल पारा का सेवन इन मछलियों ने कर लिया और मछलियों कस्तूरों ने किया, इनको प्रभावित नहीं किया, ये मरी नहीं सेवन करने के बाद, लेकिन इनके शरीर में जो मिथाइल पारा था उसको जब मनुष्य ने अपने प्लेट में लेकर खाया, ठीक है ना, तो उससे मनुष्य को मिनीमाता रोग हो गया। मछलियां कस्तूरी जिंदा थी, उनको नुकसान नहीं हुआ। ये देखिए इनके क्या है, इनको नुकसान नहीं हुआ, इन्होंने उसको हजम कर लिया, परंतु इनके बॉडी में जो ये बात थी उससे जो मनुष्य ने जब सेवन किया तो उससे मनुष्य को नुकसान है। मिनीमाता से ग्रसित तकरीबन 3000 लोगों की पहचान की गई थी। मिनीमाता बीमारी के लक्षण मांसपेशियों की कमजोरी, सुनने, देखने, बोलने में क्षति, धीरे धीरे हाथ का अशक्त महसूस करना, लकवा, कोमा। अब समझते सैंट्रल नर्वस सिस्टम पे अगर अटैक हो जाएगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो ये मैंने आपको सो यू ऑल हैव टू लर्न देम प्रॉपर्ली, अच्छे से याद करना है, हल्का फुल्का काम नहीं करना है। मैंने आज आपको 38, 39, 42, 43 कुल 6 पेजेस कराए। ऑलराइट, अभी मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिए, कल मैं इसमें से पूछूंगा। हाँ